हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम जो प्लस टू का इकोनॉमिक्स का टॉपिक कर रहे थे, फर्म का संतुलन। देखो, ये करने से पहले मैं आपको बता चुका था कि जो फर्म होती है उसका संतुलन के लिए सबसे पहले हमने लागत, उत्पादन और उसके आगम के बारे में पढ़ चुके थे हम। और उसके बाद हमने चर्चा की थी भी जो फर्म का संतुलन करोगे वो आप दो प्रकार से करोगे। एक तो करोगे कुल आगम और कुल लागत, कुल आगम व कुल लागत विधि से, यानी दो विधि आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी भाई। आपके सिलेबस में दो विधियां दी गई है फर्म के संतुलन की। दूसरी विधि आप पढ़ोगे सीमांत आगम व सीमांत लागम विधि, सीमांत लागत विधि। ठीक है, दो विधियों के द्वारा हम क्या करेंगे, फर्म का संतुलन कंप्लीट करेंगे। फर्म एक साम्य संतुलन कब होगा, और साम्य संतुलन को बता चुका हूं मैं। फर्म का साम्य संतुलन वहां होगा जहां पर फर्म को अधिकतम लाभ होगा। ठीक है भाई, जब उसको अधिकतम लाभ हो जाएगा तो वो नया परिवर्तन की स्थिति आ जाएगी। उसके बाद वो लाभ को कम ज्यादा नहीं करेगा, तो उसको लाभ ही अधिकतम मिल चुका है, उसके बाद बढ़ेगा तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, वहां पर स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिर, यानी नया परिवर्तन की स्थिति आ जाएगी। नया तो उत्पादन को बढ़ाएगा, नया उत्पादन को घटाएगा, उसको बोलते हैं फर्म का साम्य या संतुलन। उसके बाद हमने पढ़ा था कुल आगम और कुल लागत विधि के द्वारा हमने कुछ चर्चा भी की थी। मैंने आपको यह बताया था कि जो कुल इस विधि से, यानी कुल आगम, एक बार बता देता हूं, वह कुल लागत विधि से फर्म का संतुलन या साम्य उस बिंदु पर होता है जहां पर कुल आगम, मैं इसे लिख देता हूं TR, वह कुल लागत में अधिकतम अंतर हो। क्या हो, अधिकतम अंतर हो। पहली शर्त तो ये होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम अंतर कैसा होना चाहिए, जो कुल आगम है वह कुल आगम कुल लागत से ऊपर हो, बस। तो अंतर तो अधिकतम होना चाहिए, लेकिन आगम ऊपर होना चाहिए, लागत कम होनी चाहिए। इसका मतलब आगम होना चाहिए वो तो अधिकतम होना चाहिए, लागत होनी चाहिए वो न्यूनतम होनी चाहिए। आगम तो अधिकतम होना चाहिए, लागत न्यूनतम होनी चाहिए, यानी अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर होता है वो अधिकतम अंतर होता है। देख लेना, हम बनाएंगे डायग्राम, और वहां पर ही क्या होता है, फर्म का संतुलन होता है, साम्य होता है। चलो अब हम बनाते हैं डायग्राम इसका। ठीक है, कुल आगम और कुल लागत विधि का हम डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको परिभाषित करते हैं किस प्रकार हुआ था। पहली विधि है कुल आगम व कुल लागत विधि। ये OX अक्ष है और ये OY अक्ष है। ठीक है, अब हमने कुल आगम और कुल लागत करना है ना, तो इस OY अक्ष पर तो हम क्या लेंगे, कुल आगम और कुल लागत को ले लेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम, यहाँ पर हम उत्पादन ले लेंगे, जो भी मतलब इकाई ले लेते हैं, उत्पादन क्यू, उत्पादन लिख देता हूं मैं, यानी क्यू लेते हैं। यहाँ पर हम TR व TC लेते हैं। अब हमने एक बात कही थी कि जो कुल आगम होता है, आपने पढ़ा था, ये पहले बढ़ता है, एक बिंदु पर जाके अधिकतम हो जाता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। डायग्राम याद आ रहा है क्या आपको, जो हमने एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि मैंने एक बात कही थी आपको कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है ना वो व्यवहारिक बाजार है। अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है वो व्यवहारिक बाजार होता है, यानी वास्तव में हमारे व्यवहार के जीवन में वही पाया जाता है, ना तो एकाधिकार पाया जाता और न पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो हम उससे अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार को लेकर ही हम साम्य को कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका TR का वक्र होता है, TR का, वो शून्य से शुरू होता है। क्यों, क्योंकि जब तक हम वस्तु की इकाई बाजार में बेचेंगे नहीं तब तक हमें आगम प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक इकाई बाजार में नहीं बेची, शून्य बेची है, तो आगम भी क्या होगा, शून्य होगा। आगम भी क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब ये शून्य की रेखा से शुरू होगा, पहले आगम बढ़ता है, एक बिंदु पर जाके अधिकतम होकर क्या चलता है, घटना शुरू हो जाता है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, इसको मैं थोड़ी ऊपर लिख देता हूँ, कुल आगम व कुल लागत, इसको मत बोलना, यानी कुल आगम कुल लागत विधि को हम कर रहे हैं। अब सुनो बात,
उसके बाद हमने एक टीसी का जो लागत की धारणा पड़ी थी, इसमें मैंने कुल लागत की बात कही थी। और कुल लागत होती क्या है, जो टीएफसी प्लस टीवीसी के बराबर होती है। याद आ रहा है क्या, हमने एक टेबल बनाई थी कि कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का योग होती है। और कुल स्थिर लागत वो होती है जो उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता उसका। जैसे मान लो 10 रुपये खर्चा लग चुका है स्थिर साधनों में, अब चाहे आप उत्पादन करो या ना करो वो 10 रुपये तो फिक्स रहेंगे। चाहे शून्य उत्पादन कर रहे हो तो ही 10 रुपये खर्चा लगेगा, चाहे ज्यादा कर रहे हो तो ही 10 रुपये है। इसका मतलब टीसी की रेखा है वो यहां से शुरू होगी। अब आपसे ये पूछे भी जो कुल, मैं यहाँ पर प्रश्न ही पूछ लेता हूँ आपको साथ साथ में भी, कुल लागत की रेखा शून्य के ऊपर से शुरू क्यों होती है। शून्य कुल लागत की रेखा आप ये कह सकते हो भाई, इसमें दे सकते हो शून्य क्यों नहीं होती, ये लिख सकते हो शून्य क्यों नहीं होती। सिंपल सी लाइन ये लिख देते हैं। चलो और छोड़ो आप, शून्य क्यों नहीं होती, क्योंकि आप क्या कहोगे भी इसमें जो कुल स्थिर लागत होती है, कुल स्थिर लागत होती है वो भी शामिल होती है। इसका मतलब उत्पादन चाहे शून्य हो, कुल स्थिर लागत के बराबर तो क्या होगा, कुल लागत होगी ना। जैसे मैंने कहा टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत। मैं कहता हूं टीएफसी स्थिर है वो 10 है, उत्पादन नहीं किया, इसका मतलब ये शून्य रहेगा, ठीक है। टीसी कितना आ जाएगा, 10 और 0 10। इसका मतलब जो उत्पादन शून्य होता है तो जो कुल लागत होती है वो कुल स्थिर लागत के बराबर होती है। उत्पादन जब शून्य होता है तो कुल लागत होती है वो कुल स्थिर लागत के बराबर होती है। इसकी मतलब ये यहां से शुरू होता है। और ये पे क्या होती है, पहले लागत गिरती है और एक बिंदु पर जाके क्या हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। याद आ रहा है, यू आकृति का होता है, हमने पढ़ा था ना, यू आकृति की होती है, याद आ रही है क्या होती है, यू आकृति की होती है ये आपका है कुल लागत, कुल आगम, और ये है कुल लागत। कुल आगम पहले बढ़ता है, एक बिंदु पर जाकर अधिकतम होने के बाद गिरना शुरू हो जाता है। कुल लागत पहले गिरती है और एक बिंदु पर जाकर न्यूनतम हो जाती है, न्यूनतम होने के बाद ये क्या हो जाती है, बढ़ने शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये यू आकृति की होती है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। अब आगे आपका मैटर ये आता है, देखो अब इसको हम पूरे डायग्राम को परिभाषित करते हैं। पहले क्या करते हैं, पूरे डायग्राम को, फिर इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। मैं सबसे पहले इस बिंदु की बात कर देता हूं, और आपके बुक के अंदर नंबर दिया है, जैसे m दिया है, इसको m दिया है, इसको n दिया है। ये दो बिंदुओं की बात करता हूं पहले मैं। इसके ऊपर जो उत्पादन करेंगे हम और इसके ऊपर जो उत्पादन करेंगे वो कौन सी स्थिति होगी उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो यहां पर दोनों रेखाएं काट रही है, इसका मतलब टीसी और टीआर यानी कुल आगम और कुल लागत रेखाएं आपस में काट रही है ना। तो जहां पर दोनों करते हैं वहां पर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये वो बिंदु है जिसके अंदर कुल लागम और कुल लागत बराबर है। इसका मतलब जितना खर्चा लग रहा है उतना ही पैसा मिल रहा है, यानी नया लाभ और नया हानि की स्थिति। और इसे मैंने कहा था, इस बिंदु को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मैं एन बिंदु की बात करूं, इस पर अगर उत्पादन हो तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी जो कुल लागत है वो कुल आगम के बराबर है, यहां पर भी बराबर है, यहां पर। इसका मतलब ये भी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ये दो बिंदु समझ गए आप, ठीक है। अब मैं जैसे यहां पर मैंने मान दे दिया इसको K और इसको मान दे दिया मैंने L। अब मैं देखो इन दोनों की, इस बिंदु के K के अगर मैं बाईं ओर चाहता हूं, K के मैं बाईं ओर जाता हूं तो आपको पता चलेगा ये कुल लागत रेखा है, ये कुल आगम रेखा है। इसका मतलब कुल लागत रेखा ऊपर है, कुल आगम नीचे है। इसका मतलब TC बड़ी है, TR छोटी है। समझ रही है ना भी, यहां पर क्या है, TC की रेखा है, कुल लागत की रेखा ऊपर है, कुल आगम की नीचे है। इसका मतलब कुल लागत ज्यादा है, कुल जो आगम है वो कम है। अगर मैं इस L बिंदु के इस साइड की बात करूं, यहां पर भी देखो इस बिंदु के इधर TC की रेखा ऊपर है और TR की नीचे है। इसका अर्थ हुआ भी TC बड़ी है, TR छोटी है, यानी कुल लागत ज्यादा है और कुल आगम कम है। और मेरे को ये बताओ, हमने ये बात भी की थी, जब कुल लागत ग्रेटर देन कुल आगम, इस चीज को पढ़ा था हमने। अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या होती है, हानि होती है। यानी लागत तो ज्यादा लग रही है
और आगम कम आ रहा है, इसका मतलब पैसा तो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, व्यय ज्यादा हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसको बेचने पर जो हमें प्राप्त हो रहा है आगम वो कम प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों की स्थिति, अगर इसके हम बाईं ओर चले जाए तो भी ये हानि की स्थिति है, अगर उससे n बिंदु के दाईं ओर चले जाए तो भी ये क्या है, हानि की स्थिति है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुल लागत बड़ी है और कुल आगम छोटा है, यहाँ पर भी कुल लागत बड़ी है, कुल आगम छोटा है। ये दो बिंदु आपको ये बताते हैं जहां पर कुल आगम कुल लागत दोनों के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको एक लाभ की रेखा बना देता हूँ, इसे अलग मार्कर से मैं आपको क्या करता हूँ, एक लाभ का डायग्राम बना देता हूँ। मैंने क्या, ये लाभ का डायग्राम बना दिया। अब देखो ये के बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर दोनों बराबर है, इसका मतलब नया लाभ है और नया हानि है, नया लाभ नया हानि। 100 रुपये खर्चा हो रहा था, 100 रुपये प्राप्त हो रहे हैं बाजार से, इसका मतलब नया लाभ है नया हानि है। ये बिंदु भी आपको ये बताता है नया लाभ है नया हानि, यानी ब्रेक इवन पॉइंट की बात होती है। यहाँ पर किसकी बात होती है? ब्रेक इवन पॉइंट की। अब इसके इधर जाएंगे, ये देखो जो आपका लाभ है ये मतलब लाभ का रेखा है, लाभ की रेखा है, यानी लाभ का डायग्राम है। अब देखो, अब यहाँ पर लाभ कहाँ चला गया? ऋणात्मक चला गया, क्योंकि जीरो रेखा से नीचे आ गया ना, तो नीचे होता है वो ऋणात्मक होता है। इसका मतलब इस बिंदु के इस साइड में भी लाभ क्या है? ऋणात्मक है। लाभ ऋणात्मक होता है तो क्या होती है? हानि। इस बिंदु के इस साइड में भी क्या है? लाभ जीरो से नीचे चला गया, यानी माइनस में चला गया लाभ। जैसे मान लेते हैं मैंने 100 रुपये खर्च लगाए और 110 रुपये क्या हुआ, मेरा खर्चा लगा, 100 रुपये मेरे को प्राप्त हुए, यानी -10। इसका मतलब मेरे को 10 रुपये की हानि हुई, 10 रुपये मेरे पल्ले से लग गए, इसका मतलब लाभ कहाँ चला गया? इस रेखा से नीचे माइनस में चला गया। तो ये हानि को बता रहा है और ये भी स्थिति किसको बता रहा है? हानि को बता रहा है। ये 3 बिंदु हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब आता है इसके बीच के क्षेत्र का मैटर, इस पूरी की बात करते हैं हम। क्या करते हैं? इस पूरे को मैं इस डायग्राम से कर देता हूं ताकि रेड कलर से लिखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा हमें। अब हम बात करते हैं इस पूरी स्थिति को, इस बीच के गैप को। ठीक है, ये क्षेत्र आपको क्या बताता है? देखो हमने इस दोनों बिंदुओं की बात की, इसके दाईं ओर की बात की, इस बिंदु के बाईं ओर की बात की। अब आपको ये पूरा क्षेत्र किसको दर्शा रहा है? देखो इस M बिंदु के इधर और N बिंदु के इस साइड में क्या है? कुल आगम की रेखा ऊपर है, कुल लागत की रेखा नीचे। इसका मतलब ये पूरे का पूरा क्षेत्र लाभ का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? लाभ का। मतलब ये क्षेत्र है ना, ये पूरे लाभ का क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि ये जीरो रेखा से ऊपर चला गया ना, भाई पहले तो जीरो था, तब तो ब्रेक इवन पॉइंट था लाभ, यानी नया तो लाभ हो रहा था, नया हानि हो रही थी। जब ये जीरो से नीचे चला गया लाभ का लाइन डायग्राम, तो इसका मतलब हानि की स्थिति आ गई। ठीक है, अब ये जीरो रेखा से ऊपर है, इसका मतलब लाभ धनात्मक है। लाभ क्या है? धनात्मक। इसका मतलब लाभ मिलना शुरू हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि कुल आगम की रेखा तो ऊपर है, ये रही कुल आगम की रेखा ऊपर है, कुल लागत की रेखा नीचे है। बात समझ गए? ये हमने क्या किया, यहां तक हमने पूरे लाभ का क्षेत्र निकाल लिया, लेकिन हमने पढ़ा क्या है? हमने ये पढ़ा लाभ का क्षेत्र तो है, लेकिन हमने यहां पढ़ा है भी एक उत्पादक को अधिकतम लाभ कहां होगा, साम्य कहां होगा। हमने ये पढ़ा भी साम्य वहां होगा जहां पर दोनों में अधिकतम अंतर हो। ये पढ़ा था ना, जहां पर कुल आगम व कुल लागत रेखाओं के मध्य अधिकतम अंतर हो। अंतर हो। अब अधिकतम अंतर कहां होगा? जहां पर इसका न्यूनतम बिंदु इसका अधिकतम बिंदु क्या होंगे? भी कुल आगम का तो होगा अधिकतम बिंदु और कुल लागत का होगा न्यूनतम बिंदु। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक रेखा लगा लेते हैं इसको प्राप्त करने के लिए। जहां पर ये छुएगी वो उसका अधिकतम बिंदु है, एक इसको लगा लेते हैं। जहां पर ये छुएगी वो उसका न्यूनतम बिंदु है। ठीक है, इसको आपस में हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यहां पर उत्पादन होता है क्यू के बराबर। किसके बराबर होता है? क्यू के बराबर। इसका मतलब इस बिंदु, इसको मैं ले लेता हूं, जैसे मान लो ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। ओ
ए व बी जो बिंदु है वो क्या बताते हैं, टी आर व टी सी में अधिकतम अंतर को दर्शाते हैं, अधिकतम अंतर को दर्शाते हैं। कैसे, इसको भी प्रूव करते हैं हम। इससे अगर इस साइड में जाएंगे तो अंतर कम होना शुरू हो जाएगा, देखा ये नजदीक आने लग जाएगी, लाभ तो है लेकिन अंतर तो कम हो रहा है ना। इस साइड में इधर जाएंगे तो भी ये देखा एक पास आने लग जाएगी, इसका मतलब अंतर कम होने लग जाएगा, लाभ तो हो रहा है लेकिन अंतर तो कम हो रहा है ना, क्योंकि हमारी शर्त कुल में होती यही है भी अंतर अधिकतम होना चाहिए, लाभ से मतलब नहीं है। अभी लाभ तो यहाँ पर भी हो रहा है, लाभ यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि टीआर की रेखा बड़ी है, टीसी की छोटी है, यहाँ पर भी टीआर की बड़ी है, टीसी की छोटी है। लेकिन हमारे जो कुल आगम और कुल लागत विधि का सबसे बड़ा जो नियम सिद्धांत होता है वो यही होता है कि दोनों के मध्य अधिकतम अंतर होना चाहिए और टीआर की रेखा टीसी से बड़ी होनी चाहिए। तो देख लो यहाँ पर टीआर की रेखा टीसी से बड़ी है, यानी टीआर की रेखा ऊपर है, कुल आगम की, कुल लागत भी नीचे है, और दोनों में अधिकतम अंतर भी है, दोनों में अधिकतम अंतर भी है। इसका मतलब जो ये बिंदु है आपका ए और बी का जो एरिया है, ए और बी का एरिया है, वो क्या बताता है, अधिकतम लाभ को बताता है। और जहां पर अधिकतम लाभ होता है वहां पर क्या होता है, फर्म का साम्य, फर्म का संतुलन। ये आपकी एक विधि कंप्लीट होगी। देखो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ एक यही लाइन तो मैंने आपको कल भी जो नेक्स्ट जो अपने पिछली वीडियो थी क्लास की उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपको मेन यही तो लाइन याद रखनी है, यही लाइन याद रखनी है। अभी दोनों में अधिकतम अंतर होना चाहिए और टीआर की रेखा होनी चाहिए टीसी से बड़ी होनी चाहिए। ये दोनों बातें यहाँ पर प्रूफ हो रही है, और जहां पर ये दोनों अधिकतम अंतर का हो गया वहां पर अधिकतम लाभ हो रहा है, और जहां पर फर्म को अधिकतम लाभ होगा वो बिंदु फर्म का साम्य या संतुलन होगा। इसका मतलब कुल आगम और कुल लागत वृद्धि से हमने क्या निकाल दिया, फर्म का संतुलन या साम्य को ज्ञात है। बस इतना ही है, सिंपल है ना, बिल्कुल ही कुछ नहीं करना। दोनों का देखो, हमने टीआर की रेखा कुल आगम को, कुल आगम की उदाहरणा में पढ़ चुके हैं हम। टीसी यू आकृति का होता है, ये भी हम कुल जो लागत की उदाहरणा जो लेसन था उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब दोनों को इकट्ठा बनाना है, दोनों को इकट्ठा बनाकर आपको देखना है कहां पर दोनों बराबर है, कहां पर टीसी की रेखा बड़ी है, कहां पर टीआर की रेखा बड़ी है, कहां पर दोनों में अधिकतम अंतर है। जहां पर दोनों में अधिकतम अंतर हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, साम्य या संतुलन हो जाएगा, बस साम्य या संतुलन। अब इसके बारे में और चर्चा कर ले। देखो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र किसको दर्शा रहा है, हानि को, क्योंकि यहाँ पर टीसी बड़ी है टीआर छोटी है। ये पूरा क्षेत्र आपको किसको दर्शा रहा है, हानि को, क्योंकि यहाँ पर भी टीसी बड़ी है टीआर छोटी है। ये पूरा क्षेत्र आपको किसको दर्शा रहा है, लाभ को, क्योंकि यहाँ पर टीआर बड़ी है यानी कुल आगम बड़ा है, और टीसी यानी कुल लागत छोटी है। ठीक है, ये एम और एन बिंदु किसको दर्शा रहा है, जहां पर टीआर और टीसी दोनों बराबर है, ये इसको दर्शा रहा है। और जहां पर जितनी लागत है उतना ही पैसा मिल रहा है, तो उसका मतलब नया लाभ और नया हानि यानी ब्रेक इवन पॉइंट की बात हो रही है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, या कहते हैं समस्थिति बिंदु। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, समस्थिति बिंदु। सम यानी बराबर, यानी एक ऐसा बिंदु, ऐसी स्थिति जहां पर दोनों बराबर है, कुल आगम कुल लागत दोनों क्या है, बराबर है, इसी बोलते हैं समस्थिति बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इवन माने बराबर होता है। अब आपको बात आ गई लाभ, तो हमने तो मेन ये पढ़ा था, अभी अधिकतम लाभ की बात करनी है। तो अधिकतम लाभ कहाँ होगा, जहां पर दोनों में अंतर सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा अंतर कहाँ है, इस बिंदु पर है। इसका मतलब एक उत्पादक कौन से कितना उत्पादन करेगा, ओ क्यू के बराबर उत्पादन, सामने हो गया ना। अब ओ क्यू के तो यानी क्यू के बाद नया तो उत्पादन को बढ़ाएगा, नए उत्पादन को घटाएगा, इसका मतलब क्यू पर क्या हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, उसके बाद वो परिवर्तन नहीं करेगा, और परिवर्तन नहीं करेगा कोई साम्य है, क्योंकि साम्य होती है नए परिवर्तन की स्थिति। क्या होती है, नए परिवर्तन। देखो बात सुनो, अगर वो इससे कम उत्पादन करे, अब कहते हैं भी ये क्यों है साम्य, इससे कम उत्पादन करे तो क्या होता है, लाभ कम हो रहा है ना, लाभ कम ही हो रहा है, यानी ये पास आ रही है रेखा, इधर उत्पादक रहे तो भी लाभ कम हो रहे हैं, पास आ रही है। इसका मतलब अगर वो मान लेते पहले यहां पर था तो यहां पर उसका लाभ बढ़ रहा है, लाभ बढ़ रहा है तो प्रेरित होगा और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन को बढ़ाएगा। अगर मान लेते हैं यहां पर है, यहां पर उसका लाभ कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या होगा, लाभ कम होगा तो उत्पादन बढ़ाएगा। क्या मेरा आपका अगर लाभ कम होता है तो उत्पादन बढ़ाएंगे या घटाएंगे, घटाएंगे, उत्पादन घटाएगा।
तो कौन सी बिंदु पर आके वो स्थिर हो जाएगा? जब नया तो उत्पादन को बढ़ाएगा और नया घटाएगा, वो बिंदु वो होगा जहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, अधिकतम हो जाएंगे। चलो ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंटों की बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर पॉइंट आपको लिखने कैसे हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो पहला तो आप क्या लिखोगे, हमने एक्स अक्ष पर क्या लिया, कुल आगम और कुल लागत को ली, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे, वाई अक्ष पर हमने क्या लिया, उत्पादन लिया, यानी उत्पादन इकाई मात्राएं ली जो वस्तु बाजार के अंदर विक्रय हो रही है, जिसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा टी आर यानी कुल आगम, पहले बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है एक बिंदु पर और उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। अरे वही तो बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये डायग्राम बनाने के बाद इसको जो एग्जाम में ये प्रश्न आता है ना विधि का, तो ये बातें आपको लिखनी है। तो इस डायग्राम को परिभाषित करना आगे, जो आप देखो इसको देख के लिख रहा हूँ, पहले बढ़ता है फिर स्थिर होता है, एक बिंदु के बाद घटना शुरू हो जाता है, बस। टी आर टी सी, अगर कुल लागत की बात, कुल लागत की बात करूँ तो उसमें लिख सकता हूँ ये युवा आकृति का होता है, यानी कहने का मतलब पहले घटता है तो न्यूनतम होकर, ये तो होता है अधिकतम होकर, ये होगा न्यूनतम होकर बढ़ना शुरू हो जाता है, या बढ़नी शुरू हो जाती है कुल लागत। देखो बढ़नी शुरू हो गई ना, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिख सकते हो, ये मैं तीनों चलिए कर देता हूँ, देखो बिल्कुल सिंपल तो है। चौथा, जहां पर तो कह सकते हो एम और एन बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट को बताते हैं, ये लिख सकते हो आप, यानी किसको बताते हैं, समस्थिति बिंदु को बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है वो एम जो आपका कुल लागम है, कुल आगम व कुल लागत दोनों बराबर है, लागत दोनों क्या है, बराबर है। ये तो बात बताई थी मैंने आपको, टी आर बराबर टी सी, बस एम और एन बिंदु की बात हो रही है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, 5 नंबर बिंदु पर मैं कह दूंगा भी एम के, या आप कह सकते हो एम बिंदु के बाईं ओर, एम बिंदु के बाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर इधर होगा, दाईं ओर इस साइड में होगा। एम बिंदु के बाईं ओर हानि हो रही है, एक उत्पादों को क्या होती है, हानि होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कुल लागत है, कुल लागत है वह कुल आगम से बड़ी है, यानी लागत बड़ी है आगम छोटा है, कुल आगम से बड़ी है, यानी टी सी बड़ी है और टी आर छोटी है। इसका मतलब लागत ज्यादा हो रही है, आगम कम हो रहा है, तो हानि होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं छोटा, देखो इसको देख कर लिख रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ा बिंदु नहीं है, खुद लिख सकते हो आप, डायग्राम को देख कर लिखना है। छठी बात मैं कहूँ, एन बिंदु के दाईं ओर, एन बिंदु के दाईं ओर क्या होता है, हानि होती है, फर्म को हानि होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो कुल लागत है, कुल लागत है वह कुल आगम से बड़ी है। इसका मतलब टी सी ग्रेटर देन टी आर, यहाँ पर भी लागत बड़ी है और आगम कम है, इसका मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है, आप ऐसा कम रहा है, ये भी हानि है, ठीक है। उसके बाद मैं 7वें नंबर पॉइंट पर ये लिख सकता हूँ, एम बिंदु और एन बिंदु, एम व एन बिंदु के मध्य में फर्म का लाभ है। एक फर्म का क्या है, ये पूरा क्षेत्र लाभ को दर्शाया जाता है, ये तो मैंने लिख दिया पहले ही, लाभ लाभ, ठीक है। मैं यहां लिख दूं, जो आपका ए बी रेखा है, यहां पर टी आर यानी कुल आगम व कुल लागत के मध्य अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी है, ठीक है। और अधिकतम दूरी होने के कारण ही जो आपका ये आप लिख सकते हो, अधिकतम दूरी के कारण इस बिंदु पर एक फर्म को अधिकतम लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, अधिकतम लाभ हो रहा है, बस। और आगे हम 10वां पॉइंट तो बना सकते हैं, यदि उसको अधिकतम लाभ हो रहा है, फर्म को अधिकतम लाभ हो रहा है, तो यह बिंदु फर्म का
साम्य या संतुलन का बिंदु है। तो कितनी बातें लिख सकते हो आप। आपको मैंने थ्योरी के अंदर एक लाइन बताई थी कि आपको दोनों का अधिकतम अंतर देखना है, वहां साम्य होगा। जैसे ही आपने देख लिया उसके आधार पर आप डायग्राम बना दो, यानी टी और टी सी का हम डायग्राम पहले बना चुके हैं लागत की उदाहरणा में और आगम की उदाहरणा में। अब इनको इकट्ठा बना दो, इनमें अंतर देख लो, बस करना क्या है। लागत बड़ी है, आगम का में तो हानि है। पैसा, ये बात हमने पिछली वीडियो में की थी ना, ये अगर लाभ तब होगा जब कुल आगम माइनस कुल लागत होगी, यानी कुल आगम बड़ा होगा कुल लागत छोटी होगी। हानि तब होगी जब कुल लागत बड़ी होगी कुल आगम छोटा होगा। बस इस चीज को पढ़ चुके हैं। बस इसके अंदर जहां जहां आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको पता चल रहा है जिसकी रेखा ऊपर होगी वो बड़ा होगा, नीचे होगी वो छोटा होगा। इस बिंदु के इधर कुल आगम की लागत की रेखा बड़ी है, कुल आगम की नीचे मतलब हानि है। यहाँ पर भी कुल लागत की बड़ी है, आगम की नीचे है तो हानि है। यहाँ पर कुल आगम की बड़ी है, कुल लागत की छोटी है तो लाभ है। ठीक है। और जहां पर दोनों का अधिकतम अंतर है, यानी अधिकतम अंतर का ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ, एक लाइन और लिख देता हूँ, अधिकतम अंतर कहाँ होता है? टी आर व टी सी के मध्य अधिकतम अंतर हाँ होगा। आप क्या लिखोगे? जहां टी आर यानी कुल आगम अधिकतम हो व टी सी यानी कुल लागत न्यूनतम हो, बस उन बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो किसको बताएगी? अधिकतम अंतर को बताएगी। अधिकतम अंतर देखो यहाँ पर टीसी की रेखा न्यूनतम है, न्यूनतम बिंदु है, और टी आर की अधिकतम बिंदु है। इनको आपस में मिलाएंगे वो क्या होगा? आपका एक अधिकतम अंतर का बिंदु होगा या अधिकतम लाभ का बिंदु होगा। ठीक है। यानी आपका ये जो भ्रम का सामने कर रहे थे, हमारे लेसन का नाम था, उसके अंदर आपको दो विधि करनी है। पहली विधि कुल आगम कुल लागत विधि करनी है। तो कुल आगम और कुल लागत विधि से जो हम भ्रम का सामना कर रहे थे वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं दूसरी विधि। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड विधि की, जो आपके सिलेबस में भी है और सबसे इसकी तो कुछ आलोचना भी है, ध्यान रखना भी। इसकी आलोचना ये है भी, एक तो इसके अंदर कीमत नहीं दी होती, तो कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। देखो मैंने यहाँ लिखा ना भाई टी आर अधिकतम बिंदु हो, अधिकतम और टी सी न्यूनतम हो। यहाँ पर क्या होता है, इनको ज्ञात करना मुश्किल होता है, अधिकतम कौन सा बिंदु होगा, न्यूनतम कौन सा होगा। एक इसके अंदर कीमत नहीं दी होती, यानी कीमत के जब कीमत दी है कहीं भी आपने सिर्फ और टी आर और टी सी और उत्पादन से क्या किया है, साम्य किया, कीमत का कहीं भी चर्चा नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में जो साम्य ज्ञात करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये इसकी आलोचना है। ठीक है। पता नहीं चलता कौन से बिंदु के ऊपर दोनों में अधिकतम अंतर है। अब पढ़ेंगे हम सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से। ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है साम्य के लिए। कैसे मानी जाती है उसमें चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं दूसरी सेकंड विधि, सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि। इस विधि से हमें क्या करना है, फर्म का साम्य या फर्म का क्या करना है, संतुलन कंप्लीट करना है। ठीक है। इसके अंदर भी कुछ एक दो सिद्धांत है जो आपको मान के चलने हैं। डायग्राम है बिल्कुल सिंपल सा। देखो सीमांत आगम और सीमांत लागत, सबसे पहले सीमांत आगम और सीमांत लागत होती क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। लाभ हानि होता कैसे है। देखो पहली बात यहां बता देता हूं, वो सीमांत आगम क्या होती है। सीमांत जहां समझ आता है, मैंने कहा था एक अतिरिक्त इकाई। ठीक है। सीमांत लागत क्या होती है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, आप कह सकते हो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए या उत्पादन करने के लिए जो खर्चा लगता है या जो व्यय होता है वो क्या होगी, सीमांत लागत। क्या होगी, सीमांत लागत, यानी उस इकाई की सीमांत लागत होगी। यानी यहाँ पर एक इकाई की लागत की, वहां पर तो कुल लागत टोटल लागत की बात हो रही थी, यहाँ पर एक इकाई की लागत की बात हो रही है। मैंने देखो एक मार्कर का उत्पादन किया है मैंने, उस एक मार्कर के अंदर कितना खर्चा लगा है मेरा, एक इकाई। एक तो कुल हो गया, जैसे 100 मार्कर का उत्पादन किया तो कुल लागत हो गई,
यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई यानी एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए जो खर्चा लगा है वो होगा उसकी सीमांत लागत है, उस एक इकाई की लागत होगी। अब बात करता हूं मैं सीमांत लागत की। यहां पर वही होगा कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बाजार में, तो आगम बाजार में बेचने से होता है ना, बाजार में विक्रय करने से या बेचने पर जो आगम मिलता है, जैसे कुल आगम में जो परिवर्तन होता है आगम मिलता है, तो ये तो होगी एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर। देखो कुल आगम तो होता है पूरी सभी इकाइयां बेचने पर जो प्राप्त होता है, यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर जो मिलता है, जैसे मैंने ये मार्कर बेचने से 20 रुपए मिले, तो वो 20 रुपए क्या है, इस मार्कर के सीमांत आगम में है। ठीक है, दोनों स्थिति पता चल गया आपको। सीमांत आगम और सीमांत लागत ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ये पहले ही पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने लागत की अवधारणा में, जो हमारा लेसन था लागत की अवधारणा, और ये अभी पढ़ के आए हम आगम की अवधारणा। ये भी एक लेसन था हमारा 9वां आगम की, इनको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करें लाभ आने की इसके अंदर। कि साम्य, पहले में ये तो पता होना चाहिए साम्य होगा कहां पर, बस। जैसे कुल आगम कुल लागत में कहा था साम्य वहां होगा जहां पर अधिकतम अंतर होगा, यहां पर साम्य कहां होगा। अगर मैं पहले इसके अंदर स्थिति की बात करूं भी एक इकाई की जो सीमांत लागत है वो बड़ी हो जाए और आगम छोटा हो, इसका मतलब इस मार्कर को बनाने में लगे तो 22 रुपए और बिका 20 रुपए का ही, इसका मतलब इस एक मार्कर की लागत तो 22 रुपए है, उस एक मार्कर की आगम 20 रुपये, इसका मतलब 2 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। कोई अगर लागत बड़ी हो और आगम कम हो तो हानि होती है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं हानि। ठीक है, दूसरी स्थिति की बात करें, यदि सीमांत लागत छोटी हो और सीमांत आगम बड़ा हो, इसका मतलब बनाने में 22 रुपये लगे और बिक वो 30 रुपये का गया, यानी खर्चा तो 22 का लगा, बिका 30 का, आगम 30 हुआ उसे एक इकाई का, तो कितना 8 रुपये का क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। यानी इसको बनाने में लगे तो 22 रुपये खर्चा और ये बिक बाजार के अंदर कितने का रहा है, 30 का, यानी 22 रुपये लगाकर मैं उसको 30 का बेच रहा हूं, इसका क्या हुआ, 8 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये होती है लाभ की स्थिति। यानी लाभ क्या होता है, एम आर माइनस एम सी, और ये होता है एम सी माइनस एम आर। यहाँ पर एम सी यानी सीमांत लागत बड़ी होती है, यहाँ पर क्या होता है, सीमांत आगम बड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम साम्य के बिंदु की। किसकी बात करते हैं, साम्य या संतुलन का बिंदु। और साम्य मैंने क्या कहा था, साम्य मैंने ये कहा था नए परिवर्तन की स्थिति। क्या कहा था, नए परिवर्तन की स्थिति। अब ये कैसे पैदा होती है, पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक उत्पादक को जब हानि हो रही होती है तो क्या वो उत्पादन करेगा, नहीं, वो उत्पादन को कम करेगा। परिवर्तन तो कर रहा है ना वो, उस स्थिति में वो नहीं रहेगा क्योंकि उसको हानि हो रही है, और जब उसको हानि होगी तो वो उस स्थिति में नहीं रहेगा, वो स्थिति को छोड़ना चाहेगा। सभी चाहते हैं, अगर मेरे को हानि हो रही है तो मैं छोड़ूंगा, इस स्थिति को छोड़ दे, हानि हो रही है इससे। आपको हानि हो रही है तो आप उस उत्पादन को कम करोगे, यार इससे हानि हो रही है। लाभ, अगर आपको लाभ मिल रहा है, एक फर्म को लाभ मिल रहा है, मेरे को चाहे आपको, किसी को लाभ प्राप्त हो रहा है, तो क्या वो उत्पादन स्थिर रख लेगा क्या, नहीं। अब उसको लाभ मिल रहा है तो वो और लाभ प्राप्त करेगा, यानी लाभ से प्रेरित होकर उत्पादन को बढ़ाएगा। इसका मतलब इस स्थिति में उत्पादन घटेगा और इस स्थिति में उत्पादन बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, परिवर्तन तो हो रहा है ना, परिवर्तन तो हो रहा है, और जब परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब ये साम्य की स्थिति नहीं है। साम्य की स्थिति तो वो होती है जब परिवर्तन नहीं होता। तो फिर आप कहोगे साम्य की स्थिति कौन सी है, ये स्थिति है जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों क्या हो जाए, बराबर। बस ये है साम्य या संतुलन की स्थिति। उसके बाद उत्पादक नया तो उत्पादन को बढ़ाएगा, एक फर्म होती है वो नए उत्पादन को घटाएगा। हानि की स्थिति में घटाएगा, लाभ की स्थिति में बढ़ेगा यानी उत्पादन को बढ़ाएगा, और जब दोनों बराबर हो जाए, सीमांत आगम और सीमांत लागत, तो वो क्या करेगा, उत्पादन को न तो बढ़ाएगा न घटाएगा। इसका मतलब इस बिंदु पर उसको अधिकतम लाभ होगा। क्या होगा, अधिकतम लाभ।
जहां पर दोनों बराबर हो जाए वहां पर अधिकतम लाभ होगा, और वही बिंदु क्या होगा, एक फर्म का साम्य या संतुलन का बिंदु होगा। अब देखो इतनी चर्चा मैंने आपसे की है, अब बिल्कुल सिंपल है आपके पास। आपने इसका अर्थ देख लिया, एमसी का अर्थ आपने देख लिया, सीमांत लागत का, सीमांत एमआर सीमांत आगम का आपको अर्थ है, हमने पहले भी चर्चा की थी, इनके लेसन आए थे। अब भी मैं इसको अलग अलग प्रकार से बता चुका हूँ आपको, मैं ये भी बता चुका हूँ भी जो हानि कब होती है, लाभ कब होता है, इसमें परिवर्तन क्यों होता है, ये भी बता चुके हैं। साम्य की स्थिति कौन सी होती है, नया परिवर्तन की, इसका मतलब यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है तो इसको तो मैं साम्य स्थिति बोल नहीं सकते, यहाँ पर भी परिवर्तन हो रहा है इसको भी साम्य, बढ़ रहा है चाहे घट रहा है परिवर्तन तो हो रहा है ना, इसको भी साम्यिक स्थिति नहीं बोल सकते। तो साम्यिक स्थिति किसको बोलेंगे, जहां पर दोनों बराबर। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं डायग्राम से। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी थ्योरी थी, जो मेन बातें थी बतानी थी। अब इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, जो बातें मैं आपको बता चुका हूं। देखो हम इसका करते हैं डायग्राम बनाते हैं, और जो हम बात करते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो एमआर होता है, जो सीमांत आगम होता है, वो क्या होता है, घटता हुआ होता है। याद आ रहा है क्या, मैं इसको एक बार डायग्राम को बना देता हूँ। उसके अंदर यही तो था, एआर और एमआर, था या नहीं था, बिल्कुल था जी, किया था हमने। अब हम बात करते हैं इस अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर डायग्राम के द्वारा करने की बात। यहां पर तो लेते हैं हम सीमांत आगम, और यहाँ एक ले लेते हैं सीमांत लागत, क्योंकि दोनों विधियों से करना है ना, तो दोनों लेंगे, एमआर व एमसी दोनों लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे हम उत्पादन क्या, ठीक है। अब बात सुनो, इसके अंदर जो एमआर का जो वक्र होता है वो घटता हुआ होता है ना, एमआर, मैंने एमआर बना दिया, यानी सीमांत आगम। जो सीमांत लागत होती है वो कैसी होती है, यू आकृति की होती है, नहीं होती, याद आ रही है क्या आपको, जो लागत की धारणा में की थी हमने, लागत की बात की, वो सारे क्या होते हैं, यू आकृति के होते हैं, यानी ये पहले गिरती है फिर बढ़ती है, क्योंकि आपकी सीमांत, इसको थोड़ा तेज बढ़ाते हुए गिराते हैं अपने, सीमांत लागत की, इसकी बात होगी सीमांत लागत की। अब हम टोटल जो बातें हमने पढ़ी है वो इसके अंदर पूरी करेंगे, इसी डायग्राम के अंदर पूरी करनी है। देखो ये बिंदु ले लेता हूं मैं, ई का बिंदु, कौन सा बिंदु, ई का बिंदु। ई के बिंदु की बाईं ओर की बात करें हम, आपका जो एमआर का वक्र है वो ऊपर है, और जो एमसी का यानी जो सीमांत लागत का नीचे है। इसका मतलब ये टोटल क्षेत्र आपको क्या बता रहा है, कि जो एमआर है वो तो बड़ी है और जो सीमांत लागत है वो छोटी है, इसका मतलब लाभ का क्षेत्र है। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उत्पादक को लाभ मिलना शुरू हो जाता है, और ये यहाँ तक चलता है। यहाँ इस बिंदु की बाद में चर्चा करते हैं। ई बिंदु के दाईं ओर देखो, जो एमसी है, जो सीमांत लागत है वो बड़ी है, सीमांत आगम छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर लागत बड़ी हो रही है, आगम कम हो रहा है, क्योंकि रेखा ऊपर है ना सीमांत लागत की, और सीमांत आगम के नीचे है, तो इसका मतलब लागत बड़ी है, आगम कम है सीमांत, तो ये हो गया हानि का क्षेत्र, इसका हानि का क्षेत्र। मान लेते हैं यहाँ पर एक उत्पादक उत्पादन कर रहा था, एक उत्पादन यहाँ पर उत्पादन कर रहा था, एक ये स्थिति है। इस ई पर क्या होता है, जो आपका सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों काट देते हैं, जहाँ पर दो रेखाएं काटती है वो दोनों रेखाओं के मान क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि जहाँ पर ये दोनों मान रेखाएं सीमांत लागत और सीमांत आगम की रेखाएं काटेगी, वहां पर क्या हो जाएंगे, दोनों के मान बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्यू ओ क्यू है, क्योंकि हमने पढ़ा था जहां पर दोनों बराबर होंगे वही क्या होगा, साम्य का बिंदु होगा, साम्य का बिंदु। जो ई बिंदु है वो साम्य का बिंदु है, संतुलन का बिंदु है, अधिकतम तो आप कह सकते हो लाभ का बिंदु है। क्यों है, क्योंकि मान लेते हैं एक उत्पादक यहाँ पर उत्पादन कर रहा है, यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तो उत्पादक उस लाभ से प्रेरित होगा, उत्पादक जो फर्म होगी उस लाभ से क्या होगा, प्रेरित होगा, और ज्यादा उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि उसको लाभ अधिकतम करना है। अब वो ज्यादा उत्पादक करेगा, इसका मतलब उत्पादन को बढ़ाएगा, यहाँ पर भी उसको लाभ मिल रहा है, ये भी बिंदु लाभ का है, ये भी बिंदु का लाभ, यानी कब तक बढ़ाएगा, जब तक
यानी ये जब ये स्थिति हो MR और MC की, यानी लाभ की स्थिति हो, तो एक उत्पादक उत्पादन को बढ़ाएगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। मैं साथ साथ में पॉइंट भी लिख देता हूं। और ये कब तक बढ़ाएगा? जब तक MR MC ना हो जाए, दोनों बराबर ना हो जाए। तो ये बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, एक बिंदु पर जाए दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ रुक जाएगा। अब मैं बात करूं इस बिंदु की, यानी इस लाइन की। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो सीमांत लागत है वो सीमांत आगम से बड़ा है, यानी हानि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हानि वहन नहीं करेगा, हानि तो कोई वहन नहीं करता, कोई नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते हानि हो, मैं ही नहीं चाहता हानि हो, कोई नहीं चाहता हानि हो। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, एक उत्पादक उत्पादन को घटाएगा, उत्पादन को घटाएगा। और ये कब तक घटाएगा? जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, बस जब तक MR MC ना हो जाए बराबर। इसका मतलब यहां स्थिति में तो बढ़ाएगा यानी परिवर्तन करेगा, इस स्थिति में घटाएगा क्योंकि हानि हो रही है, परिवर्तन करेगा। तो यहां पर आकर वो क्या हो जाएगा, नए तो उत्पादन को घटाएगा और नए उत्पादन को बढ़ाएगा। इसी को कहते हैं नए परिवर्तन की स्थिति। यानी इसके बाद वो परिवर्तन नहीं करेगा, इसके बाद वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, नया तो बढ़ाएगा और नया। और जहां पर नया परिवर्तन की स्थिति होती है, अरे वही तो साम्य की स्थिति होती है, वही तो संतुलन की स्थिति। चलिए होगी बात। अब इसके बारे में कुछ हम बेसिक चर्चा कर लेते हैं। ये आपका साम्य कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इतना ही है और कुछ ही नहीं है इसमें। इसके अंदर वैसे मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ थोड़ा बहुत। पहला वो लिखोगे y अक्ष पर हमने सीमांत आगम व सीमांत लागत को लेते हैं, सीमांत लागत को। दूसरा पॉइंट x अक्ष पर हमने क्या लिया, उत्पादन को लिया। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो E बिंदु पर साम्य है, E बिंदु पर क्या है, साम्य की स्थिति है। अब क्यों स्थिति है आप बता सकते हो, E बिंदु के बाईं ओर क्या होता है, तो सीमांत लागत, जो सीमांत आगम है वो सीमांत लागत से ज्यादा है, तो एक उत्पादक उत्पादन को बढ़ाएगा। हम बात करें ए बिंदु के दाईं ओर की, तो यहाँ पर जो आपकी सीमांत लागत है वो सीमांत आगम से ज्यादा है, तो इसको हानि होगी, तो एक उत्पादक उत्पादन को घटाएगा। ये बात मैं बता चुका हूँ, इसलिए शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पर ई बिंदु की बात करें, ई बिंदु होगा, ई बिंदु कौन सा होगा, साम्य या संतुलन का बिंदु होगा, साम्य या संतुलन का बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस बिंदु पर जो सीमांत आगम है वो सीमांत लागत के क्या है, बराबर। इसका मतलब ये शर्त पूरी हो रही है, और शर्त पूरी हो रही है तो आपका जो आंसर है वो भी, यानी आपका डायग्राम और आपकी विधि भी कंप्लीट। देखो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो ये परम के संतुलन या साम्य की बात की थी, उसमें दो विधियां कंप्लीट कर चुके हैं, कुल लागत विधि, सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। ये तो थी अपूर्ण प्रतियोगिता में, किसमें थी, अपूर्ण। आपके सिलेबस में थोड़ी पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताया गया, उसके अंदर भी कुछ शर्त है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर किस प्रकार साम्य होता है वही है, सीमांत आगम सीमांत लागत को बराबर ही करना है हमें, और कुछ नहीं करना। लेकिन वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। इन वीडियो को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाना। आप जब डायग्राम को परिभाषित करना सीख गए ना, इसका मतलब पूरी इकोनॉमिक्स आपके याद है, बस इसको परिभाषित करना है, इसको लिखना है, कैसे लिखोगे आप, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।